हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम लोग तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार दो वीडियो में जो हमारा दिल्ली सल्तनत होगा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला वंश है यहाँ पे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में पहले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इनके बारे में ये कह रहा है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो ये था गुलाम वंश। अगले में कह रहा है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले में कह रहा है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद गोरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था। तो ये मोहम्मद गोरी का दास था। अगले में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी। तो इनकी राजधानी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। तो ये करवाया था 1206 में। अगले में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी। तो ये मिली थी 1208 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था। तो ये लाहौर से इन्होंने किया था। अगले में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था। तो इनका जो शासनकाल है 1206 से 1210 तक इनका शासनकाल चला था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। तो ये किया था ताजुद्दीन एल्दोज ने। अगले में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था। तो इनका नाम था परमार्दी देव। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगले में कह रहा है किसे कुरान खां भी कहा जाता था। तो ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगले में कह रहा है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी। तो ये चौगान खेल रहे थे। तो चौगान खेलने के दौरान ही ये घोड़े से गिर जाते हैं और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोलो या जो जिसको हम लोग चौगान कहते हैं इसको खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगले में कह रहा है मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पे दफनाया गया था। तो ये लाहौर में इनको दफनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 में मृत्यु हो जाती है तो इसके उपरांत कौन जो उनका उत्तराधिकारी था जिसको नामित किया जाता है। तो इनके उत्तराधिकारी थे आराम शाह। याद रखिएगा, आराम जो शाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं। लेकिन देखिए, अब इसी में आ जाता है इल्तुतमिश का समय। मतलब इल्तुतमिश जो हैं ये आराम शाह को हटा देते हैं और खुद शासक बन जाते हैं। तो आइए अब इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इल्तुतमिश के बारे में ये कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो ये थे इल्तुतमिश। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला संप्रभु या कह सकते हैं जिसको संप्रभुता संपन्न शासक कौन था। तो ये इल्तुतमिश थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। तो ये माना है आरपी त्रिपाठी ने। अगले में कह रहा है किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगले में कह रहा है इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था। तो ये इलबरी जनजाति का तुर्क था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार थे। तो ये बदायूं के सूबेदार थे। अगले में कह रहा है अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व कह रहा है मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था। तो इनके पास बदायूं का इक्ता विद्यमान था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो ये इल्तुतमिश ने किया था। अगले में कह रहा है इल्तुतमिश को कह रहा है गोरी ने दास्ता से कब मुक्त किया था। तो ये किया था 1205 से 1206 के मध्य। उस समय क्या हो रहा था। तो उसी समय खोखरों के विद्रोह हो रहा था, उसी के समय इनको मुक्त किया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था। तो ये दिल्ली के जो तुर्क हैं, जो दिल्ली के तुर्क अमीर थे और सैन्य अधिकारी थे, उनका ये चयन किया करते थे। उन्होंने उनका चयन किया हुआ था। मतलब जो दिल्ली के तुर्क थे, जो अमीर तुर्क रहते थे और जो सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने ही इसका चयन किया हुआ था। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन जो सुल्तान था जो रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। तो ये थे इल्तुतमिश। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निज़ामुद्दीन जुनैदी किनके वजीर थे। तो ये इल्तुतमिश के वजीर थे। अगले में कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार जैसे जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो ये थे मलिक जानी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था
जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी। ये भेजा गया था जलालुद्दीन मंगवर्णी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1221 में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1221 का समय था, तो उस समय कह रहा है जलालुद्दीन मंगवर्णी भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आ धमका था और सिंधु नदी पार कर गया। वो कौन था? तो वो ख्वारिज़्म के शाह थे, उन्हीं का ये पुत्र था। अब अगला ये क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि किसका पीछा करते हुए चंगेज़ खां सिंध नदी के तट तक पहुंच गया था? तो ये जलालुद्दीन जो मंगवर्णी थे, जो कि ख्वारिज़्म के शाह के पुत्र थे, ये वहाँ से भाग रहे थे। मतलब इनको जो चंगेज़ खां है, इन्होंने पीछा किया हुआ था, चंगेज़ खां ने इसका पीछा किया हुआ था, इसलिए ये भाग रहा था। तो ये सिंधु नदी के तट पर आकर पहुँच गया था। और फिर क्या करता है? तो ये जो है ये इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश सहायता देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं चंगेज़ खां से, मगर मैं इसको मंगवर्णी को संरक्षण दूंगा तो मुझे चंगेज़ खां से युद्ध करना पड़ेगा, और चंगेज़ खां से युद्ध करने का मतलब है एक तरह से हार होना। तो इसलिए इन्होंने इनको जो आश्रय था वो देने से मना कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने विख्यात नेता जिनका नाम था चंगेज़ खां, इनके नेतृत्व में मंगोल जो है प्रथम बार किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो ये गठित हुए थे 1221 में। अगले में क्या है, मंगोल आक्रमणकारी जो थे चंगेज़ खां, ये कह रहे हैं भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंगेज़ खां के अधीन जो मंगोल थे, ये कह रहा है इन्होंने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था। अगले में कह रहा है चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था तेमुचिन। याद रखिएगा, तेमुचिन इनका नाम था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खां ने अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था इल्तुतमिश के राज दरबार में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस वर्ष बगदाद के खलीफा का जो दूत था, जो इल्तुतमिश के जो पदाभिषेक था ये करने वाले औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1229 में। अगले में कह रहा है कि जो इस्लाम की राजधानी है, इससे भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उनके पुत्र हैं अमीर आदि ने ग्रहण किया। वह कथन किसके लिए है? तो ये है इल्तुतमिश के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इस्लाम की राजधानी है वो किस स्थल को कहा जाता है? तो ये बगदाद को कहा जाता है। अगले में कह रहा है कि सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको मिला था? तो ये मिला था इल्तुतमिश को। मतलब जो दिल्ली सल्तनत है उसमें अगर पूछा जाए सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको प्राप्त हुआ था, तो ये इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इल्तुतमिश के विषय में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो इल्तुतमिश थे इन्होंने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान जिनका नाम था गियासुद्दीन, इनको हराकर लखनऊती पर अधिकार किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कह रहा है किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो ये धारण की थी इल्तुतमिश ने। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये थे इल्तुतमिश। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसने कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये कहा था राम प्रसाद त्रिपाठी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में कह रहा है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। इसी में कह रहा है आदाब उस सलातीन और मासिर उल सलातीन जैसी जो पुस्तकें थीं जिन्हें कह रहा है उसके अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगाई गई थी। इसी में कह रहा है ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी ये पुस्तकें। इसी में कह रहा है जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए लालायित था। तो ये कथन किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है इल्तुतमिश के बारे में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये किसने कहा था? तो ये जुड़ा हुआ है इल्तुतमिश से ये जुड़ा हुआ है। अब अगला कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। वह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे कह रहा है हजरत ए दिल्ली, जिसका मतलब होता है राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? तो ये सुल्तान है इल्तुतमिश।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो ये रजिया सुल्तान को इन्होंने नियुक्त किया था। अब अगले में क्या है, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना जो है वो इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? ये की थी मिनहाज उस शिराज ने। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है? तो ये बैठते हैं रकनुद्दीन फिरोज शाह। अब अगले में कह रहा है शाह तुर्काना कौन थी? तो ये रकनुद्दीन फिरोज की माता थी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान की माता जो थी विद्वानों एवं परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थे रकनुद्दीन फिरोज की माँ। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन सा एक जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसे वंश का अंतिम उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, या कह सकते हैं वो उस वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। तो ये था नसीरुद्दीन महमूद। याद रखिए नसीरुद्दीन जो महमूद हैं वो गुलाम वंश के सुल्तान थे, लेकिन ये इल्तुतमिश की संतान नहीं थे। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया रजिया सुल्तान के बारे में। तो देखिए रजिया सुल्तान से संबंधित जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली जो मुस्लिम महिला थी वो कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। अगले में कह रहा है जो सुल्ताना रजिया थी वो किसकी उत्तराधिकारी थी? तो ये इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक जो रजिया बनी थी ये कह रहा है किस राजवंश से संबंधित थी? ये दास या जिसको गुलाम वंश कहते हैं उससे संबंधित थी। अगले में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो हैं वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये मामलूक जिसको कह सकते हैं गुलाम या दास वंश, इसी वंश से ये संबंधित थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रजिया सुल्तान है किस वर्ष शासिका बनी थी? ये बनी थी 1236 में। अगले में कह रहा है अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था इख्तियारुद्दीन एतगीन को। ये जो थे इख्तियारुद्दीन एतगीन, इनको अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। अगले में कह रहा है रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये अमीर आखुर के पद पर इनको नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था रजिया के काल में। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सुन्नी और शिया हैं इनके मध्य सबसे अधिक जो सांप्रदायिक विवाद है वो रजिया के समय में हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्कों का था, मतलब सत्ता में इनको लाने के में सबसे अगर ज़्यादा योगदान था तो वो तुर्कों का था। अगले में कह रहा है रजिया के विरोधी जो एक गुट थे जिसका नाम था अमीर गुट, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहे थे निजामुल मुल्क जुनैदी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रजिया सुल्तान है ये कहाँ पे हारी थी और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये कैथल में हारी थी, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले में कह रहा है रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठे थे? ये बैठे थे मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। अगले में कह रहा है रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इनका कारण बताया गया उनका स्त्री होना। किसी ने कहा भी था, ध्यान दीजिएगा, किसी ने कहा था कि उनका एक मात्र मतलब दोस्त था कि वो स्त्री थी, ऐसा किसी इतिहासकार ने कहा भी था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस इतिहासकार ने रजिया की जो असफलता थी उसका कारण उसका स्त्री होना बताया था? तो ये कहा था मिनहाज उस शिराज ने। ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है बलवन के बारे में। तो देखिए बलवन से संबंधित जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलवन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया वो कौन थे? तो वो थे इमाउद्दीन रेहान। क्या नाम था इनका? इमाउद्दीन रेहान इनका नाम था। अब अगले में क्या है इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो ये था नसीरुद्दीन महमूद। ये क्या थे? ये दिल्ली माना जाता है कि ये दिल्ली के आदर्श सुल्तान थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बलवन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी नसीरुद्दीन महमूद ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा क्या नाम था? तो सुल्तान जो बलवन थे इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। अगले में कह रहा है बलवन अपने को किस वंश का वंशज मानता था? तो ये अफरासियाब जो वंश है उनसे ये अपने आप को संबंधित मानता था। अब अगले में कह रहा है बलवन किस वंश का शासक था? तो ये मामलुक वंश का शासक था। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बलवन का जन्म तुर्कों की किस संप्रदाय में हुआ था? तो ये इलबरी तुर्क संप्रदाय में हुआ था। अगले में कह रहा है वह मामलुक सुल्तान कौन था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? तो ये थे बलवन। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार थियरी के समान प्रतिपादित किया था? तो ये थे बलवन। अगले में कह रहा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने धारण की थी जिले इलाही की उपाधि।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा सुल्तान था स्वयं को नायब खुदाई कहता था, तो ये बलबन अपने आप को कहते थे। अगले में कह रहा है बलबन की सार्वभौमिकता तथा जो राजकीय नीति हैं इनको जानने के लिए अगर इनका मूल स्रोत क्या है, अगर इनको जाना जाए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि बलबन की अगर सार्वभौमिकता को हमको जानना है या इनकी राजकीय नीतियों को जानना है तो हमको किस स्रोत की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस स्रोत का नाम है तारीख फिरोज शाही, जो कि वर्णी के द्वारा लिखी गई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर को, जो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद थी, इसकी दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। ये कहा था बलबन ने। अगले में कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, तो ये कहा जाता है बलबन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया था, तो ये किया था बलबन ने। अब कुछ दिए गए हैं बलबन के बारे में सही कथन, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बलबन के बारे में ये कह रहा है कि उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया थी, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है उसने अपने राज्य में मंगोलों से सुरक्षित किया, मतलब वो उनका जो राज्य था, राज्य में मंगोलों का खतरा हरदम बना रहता था, तो इन्होंने मंगोलों से सुरक्षा प्रदान की थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया था, तो ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन की अपना जो शासन था उसको शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। पांचवा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कुछ सही भी यहाँ पे कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं कि मतलब जो बलबन का राजत्व सिद्धांत था उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है बलबन ने राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह नीति पर अपनाया था या उस पर ये आधारित था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन करवाया था, तो ये करवाया था बलबन ने। अगले में कह रहा हुआ इलबरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पापोश और नवरोज प्रारंभ करवाए थे, तो ये करवाए थे बलबन ने। अगले में कह रहा है ईरानी त्यौहार जिसको हम लोग कह सकते हैं नवरोज, जो क्या है ये एक ईरानी त्यौहार है, इसका प्रचलन किस सुल्तान ने करवाया था, तो ये करवाया था बलबन ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिल अल्लाह, ध्यान दीजिएगा, जिल अल्लाह को राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, किसके ये संबंधित है, तो ये बलबन से संबंधित है। मतलब जिल अल्लाह जो है या जिसको कह सकते हैं जिल इलाही, मतलब जिसका अर्थ होता है कि खुदा की एक तरह से परछाई अपने आप को ये घोषित करता था बलबन, तो इसी का ये मतलब है, तो ये संबंधित है बलबन से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लासिक जो संस्कृत भाषा है इसके दिल्ली स्थित जो दीर्घ पालम बावली है, अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु जो है समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं, या किस राजा के बारे में दावा किया जाता है, तो ऐसा दावा किया जाता है कि जो ये लिखा गया यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन के बारे में ऐसा लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में समर्पित किया था, तो ये किया था बलबन ने। अगले में कह रहा है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये थे तुगरिल खां। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सज़ा पाने वाला पहला अमीर कौन था, तो ये थे मलिक बकवक। क्या नाम था इनका नाम था मलिक बकवक। इनको क्या किया गया था, इनको सार्वजनिक रूप से कोड़े की सज़ा दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी, तो ये नहीं अपनाई थी बलबन ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के पीछे रीज़न क्या था, मतलब ये अपनी सीमा का विस्तार नहीं करना चाहते थे, मतलब जितनी सीमा थी उसी को ये सुदृढ़ करना चाहते थे। आखिर ये करना क्यों चाहते थे, इसके पीछे रीज़न क्या था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में रीज़न ये बताया गया है कि विदेशी आक्रमण का भय रहता था। अभी हम लोगों ने देखा भी था कि जो मंगोल हैं उनके आक्रमण का निरंतर भय रहता था और भी बहुत सारे विदेशी आक्रमण आते रहते थे। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा कह रहा है आंतरिक विद्रोह का भी एक रीज़न था। थर्ड कह रहा है भारतीय शासकों की जो तुर्की शासन थी उसको उखाड़ फेंकने की इच्छा भी थी। तो ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से बलबन सोचते हैं कि मुझे जो अपना राज्य है या कह सकते हैं जो इनकी सीमा है उसको सुदृढ़ करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जा सकता है। तो पहला श्रेय इनको दिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत को इन्होंने सुदृढ़ किया था। दूसरा कह रहा है जो चालीसा मंडल था इसको इन्होंने नष्ट कर दिया, जिसको चालीसा दल कहा जाता था, जो कि अमीरों का एक दल था 40 लोगों का।
अब अगला कह रहा है कि सुल्तान के पद की गरिमा को स्थापित इन्होंने किया था। तो ये सब इनकी उपलब्धियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुल्तान बलवन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पे किया था? तो ये फारसी पद्धति पे किया था। अगले में कह रहा है बलवन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये शासानी जो पर्सिया है वहाँ से इन्होंने ये ग्रहण किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, यह व्यक्ति कौन था? तो ये था बलवन। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदेश जो विदूषक थे उनसे बात नहीं की। इसी में कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के संदर्भ में दिया गया है? दिया गया है बलवन के विषय में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कह रहा है परिदों के जो सफल अनुरक्षण है इनके मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी कि उन्होंने क्या सलाह दी थी? उन्होंने सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसी में कहा गया था शासक ने उसकी आज्ञाकारी और जो विश्वास पात्र मित्र हैं इनमें भय पैदा करती है और राजा के उनके विश्वास और जो राजा है उनमें विश्वास जो अच्छे शासन का आधार हैं इसको ये नष्ट करती है। तो ये कहा था बलवन ने, या ये जो स्टेटमेंट है ये बलवन के बारे में कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाला जो कमाल माहियार है इसको जब अमरोहा के मुर्तसिफ के पद पर चुना जाता है और जब उसे क्या किया जाता है, जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है जब मैं निचले तबके के पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना स्टार्ट हो जाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बलवन का। मतलब जो बलवन था अगर वो निचले तबके के लोगों को देख लेता था तो वह अत्यंत क्रोधित, तो ऐसा इसके पास सिनेरियो था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपनी मृत्यु से पूर्व बलवन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो ये किया था क्या खुशवाद को। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो बंगाल विजय है इसके हेतु बलवन ने अपने साथ किन पुत्रों को लेके गया था? किस पुत्र को लेकर गया था? तो ये इसका नाम था बुगरा खां। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मामलुक वंश है, जो गुलाम वंश है, इनके संबंधित अब कुछ दिए गए हैं शासक, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो मामलुक वंश रहा है जिसको हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, इसका ड्यूरेशन रहा है 1206 से 1290 तक। इसमें पहला आता है कुतुबी वंश, तो जिसके अंतर्गत देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, आराम शाह हैं। इसके बाद आता है शमसी वंश, इसमें आते हैं इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया आते हैं। उसके अतिरिक्त मुइजुद्दीन बरहम शाह आते हैं, अलाउद्दीन मशहूद शाह आते हैं, नसीरुद्दीन महमूद आते हैं। इसके बाद बलवनी वंश इसी में आ जाता है जिसके अंदर गयासुद्दीन बलवन, कैकुबाद या क्यूमर्स इसमें आते हैं। अब देखिए दूसरा वंश स्टार्ट हो जाता है जो कि है खिलजी वंश। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहले शासक है इनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन में पहला ये कह रहा है कि खिलजी कौन थे? तो ये तुर्क थे। अगले में कह रहा है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगले में कह रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो किलोखरी है इसमें राजाभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1290 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? तो ये किलोखरी में करवाया था। अगले में कह रहा है खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इसके कुछ रीज़न बताए गए हैं। क्योंकि कह रहा है इस समय से तुर्क जो हैं वो अभिजात वर्ग थे और सत्ता में एकाधिकार की वो समाप्ति हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो खिलजी हैं, खिलजी सुल्तान हैं, इन्होंने राज्य की राजनीतिक जो एक रूपता थी उसको प्रदान किया था। तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है साम्राज्यवादी जो आर्थिक नीतियाँ हैं उनमें उग्र और प्रबल परिवर्तन आ चुका था। तो ये सारे रीजन थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? मतलब कहा गया किस शासक ने ऐसा विचार दिया था कि जो राज्य होता है अगर उसको हम लोग इस्लामी राज्य बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। अगले में कह रहा है कि सल्तनतकालीन शासक की आज्ञा से जो सीदी मौला है नामक एक जो दरवेश थे उनको केवल राजद्रोह के संदेह में फांसी पर दे दी गई थी। तो ये शासन था जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से। मतलब जो सीदी मौला हैं इनको फांसी की सजा दी गई थी जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मुसलमान कौन थे? याद रखिएगा जो 9 मुसलमान थे उन किनको कहा जाता है। तो देखिए जो 9 मुसलमान थे वो दिल्ली के पास बसे जो मंगोलों के वंशज थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो उन्हीं को 9 मुसलमान कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुस्लिम कहलाए? तो ये जो मंगोल थे, मंगोल के वंशज थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो उन्हीं को 9 मुसलमान कहा गया है।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मणिकपुर का गवर्नर कौन था? तो ये थे मलिक छज्जू। अगले में कह रहा है किस इतिहासकार का कथन है कि जलालुद्दीन जो है वो दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? तो ये कहा है डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने। अब अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं खिलजी वंश के, तब इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, इनकी हत्या कहाँ पर की थी? तो ये की थी कड़ा में। अगले में कह रहा है किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन आरोहण अथवा कह रहा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया? तो ये किया था कड़ा में, मतलब कड़ा में इन्होंने हत्या की थी और वहीं पर सिंहासनारूढ़ हो गए थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान को पहले अली गुरसाफ या जिसको गुरसफ कह सकते हैं इसके नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा जो लोग थे इन्होंने इसका विद्रोह किया? तो ये चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनारंभ में कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष एवं विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा निम्न कारणों की पहचान की। तो इन्होंने क्या क्या कारण पहचाने थे उनमें यहाँ पे दिया गया है। तो पहला कारण है कि राजा की अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा और अनभिज्ञता का रवैया अपनाना इनके विद्रोह का कारण था। दूसरा कह रहा है कि अमीरों की जो मदिरापान की गोष्ठियाँ थी इसमें षड्यंत्रों की प्रसव भूमियाँ तैयार करता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो अमीर लोग रहते थे वो एक तरह से गोष्ठियाँ बनाते थे तो उसमें मदिरापान किया जाता था, तो यहीं पर बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते थे। तो ये इनको दूसरा चीज़ ये लगता है। तीसरी इनकी बात ये लगती है कि अत्यधिक संपत्ति के दुष्शक्ति एवं कुविचार दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। तो ये इसका तीसरा रीजन था। चौथा कह रहा है गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। तो ये सब रीजन रहते थे जिसकी वजह से लगता है अलाउद्दीन को कि जो शासन आरंभ है उसके कुछ समय बाद ही असंतोष हो जा रहे हैं या फिर विद्रोह हो जा रहे हैं। तो ये सब रीजन हैं। अब अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है वह कह रहा है मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था राजनैतिक। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि बहुत सारे जो रीजन हैं वो पता करते हैं अलाउद्दीन खिलजी कि आखिर जो विद्रोह हैं वो हो क्यों रहे हैं। तो जो रीजन रहते हैं उन्हीं रीजन को समाप्त करना चाहते हैं ताकि जो विद्रोह हैं उनको कम किया जा सके। तो इसीलिए वो मद्य निषेध का जो आदेश है उसको पारित करते हैं। ये क्या था? तो इसको माना जाता है कि एक ये राजनैतिक कारण था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया, इसमें कह रहा है कि ज़ियाउद्दीन बर्नी उल्लेखित करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी व्याभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से कह रहा है उसे ऊंचे दामों पर बेचते थे, जैसा कि हाल फिलहाल में है ऐसा काम चल रहा है, तो पहले भी होता था। इसी में कह रहा है उपयुक्त कथन में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो ये लगाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सब एग्जाम्पल अभी भी देखने को मिलते हैं। जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल लीजिए तो वहाँ पे शराब बैन है, लेकिन ये सब काम वहाँ पे होते रहते हैं। वहीं पे नहीं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये सब काम होते ही रहते हैं, सभी राज्यों में बेसिकली होते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये राजत्व के दैवी सिद्धांत पर आधारित था जिसको डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ, मैं नहीं जानता कि वो शरीयत के द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह कथन किसका है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी का। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने राजत्व, जिसको हम लोग कहते हैं किंगशिप, उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर, वो कौन था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगले में कह रहा है मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन है। कहने का मतलब यही कह रहा है कि मेरी सीमा जो क्षेत्र है उसमें 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? ये कर रहा था काजी मुगीसुद्दीन से, ये जो शिकायत है वो कर रहा था।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा एक राज्यपाल था? तो ये थे गियासुद्दीन तुगलक, जो कि दीपालपुर के गवर्नर थे। अगले में कह रहा है वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके कह रहा है विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो वो थे गुजरात। अगले में कह रहा है गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इनका नाम था कर्णदेव। क्या नाम था इनका कर्णदेव इनका नाम था। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसी गुजरात विजय के दौरान इनको मलिक काफूर प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है किसे 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो ये मलिक काफूर को इसकी पदवी दी जाती है। अब अगले में कह रहा है मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक था, ये किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ये कार्यरत था। अगले में कह रहा है किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रानी पद्मिनी के नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था? तो ये चित्तौड़ का जो नाम था उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? तो ये गया था अमीर खुसरो। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अब अगले में कह रहा है प्रथम जो मुस्लिम शासक है वो कौन था जिसका जो साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 1296 में। अगले में कह रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अगले में कह रहा है हुआ पहला मुसलमान जिसने दक्षिण को जीता? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने दक्षिण को जीता था। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो ये रामचंद्र देव थे। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय राजा को नौशारी की जागीर एवं जो रायन है इसकी उपाधि दी थी? तो ये दी थी देवगिरी के जो रामचंद्र देव थे, इन्हीं को ये उपाधि दी गई थी। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण जो अभियान था वो धन प्राप्ति का प्रयास था, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है उससे दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने मलिक काफूर हैं इनके दक्षिणी अभियानों पर सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो ये दिया है अमीर खुसरो ने। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान का उद्देश्य क्या था? तो ये था धन की प्राप्ति करना। अब अगले में ये कह रहा है कि किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? तो इन्होंने पांड्यों ने, जो पांड्य थे उन्होंने इनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल के किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय वंश का वहाँ पे शासन था। अगले में कह रहा है 1303 में काकतीय शासकों की सेनाओं ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये अलाउद्दीन सेना जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनकी सेना को परास्त किया था। अगले में कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण को सामना किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो ये हराया था तरगी ने। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की जो कार्रवाई था उसका विवरण किसने दिया है? तो ये दिया है इसामी तथा बर्नी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी जिनका नाम था कुतलुक ख्वाजा, इन्होंने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो ये किया था अलाउद्दीन के समय। अगले में कह रहा है मंगोलों को पराजित करने में अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो निभाई थी जफर खान ने। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने दो मंगोल आक्रमणकारियों का जो सामना है वो कब किया था? तो जो मंगोल आक्रमण थे वो हुए थे 1298 और 1299 में, जिनका अगर कह सकते हैं नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सेनापति जिनका नाम था जफर खां। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जफर खां नामक जो प्रसिद्ध वीर थे जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारे गए और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, कह रहा है किस शासक वो अभिन्न मित्र था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के मित्र थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जिनका नाम था जफर खां। अगले में कह रहा है 1306 में 1306 के बाद कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ये थी रावी नदी। अब अगला कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम बताना है। तो देखिए पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर तेलंगाना।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से 4 जो खान हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। तो ये थे अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफ़र खां। अगले में कह रहा है किस शासक ने विचार दिया कि राज्य जो है वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। तो ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। अगले में कह रहा है जालौर के राजा जिनका नाम था कन्हड़ देव, इनके विरुद्ध कह रहा है युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी जिसका नाम था गुले बिहिस्ता की अध्यक्षता में सेना भेजी थी। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जालौर को विजित करके जो अलाउद्दीन है को जालौर का क्या नाम रखा था। तो मतलब जो जालौर है उसको विजिट करके उसका नाम जलालाबाद कर दिया गया था। अगले में कह रहा है किसने लिखा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फ़ैरों ने भी कभी नहीं बहाया था। ये कहा है बर्नी ने। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था। तो ये बना था शिहाबुद्दीन उमर। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन सा उसकी पत्नी जिसका नाम था झत्यपाली इससे उत्पन्न था, जो कि कह रहा है देवगिरी की राजा रामचंद्र की पुत्री, कह रहा है जो देवगिरी राजा रामचंद्र की पुत्री थी। तो ये थी शिहाबुद्दीन उमर। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मुबारक शाह खिलजी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे दिल्ली का सुल्तानी कब बना था। तो ये बना था 1316 में। अगले में कह रहा है किसे खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। तो ये धारण की थी मुबारक शाह खिलजी ने। अब अगले में कह रहा है वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण किया हुआ था। तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगले में कह रहा है कि सुल्तान ने खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की थी। तो ये धारण की थी मुबारक शाह खिलजी ने। अब अगले में कह रहा है कि मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा है कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो ये उल्लिखित किया है बर्नी ने। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सबसे कम समय तक शासन किया। तो ये किया था खिलजियों ने। अब देखिए जो खिलजी वंश के शासक हैं उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो देखिए पहले रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद देखिए कौन आते हैं, उसके बाद देखिए आते हैं शिहाबुद्दीन उमर, उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन फिरोज खुसरो शाह। तो ये इनका सीक्वेंस है। अगला कह रहा है कि सल्तनतकालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक कौन कौन से थे। तो देखिए रियासतों का देखा जाए तो जो गुजरात रियासत है उनके शासक थे कर्णदेव, रणथंभौर की बात की जाए तो हमीर देव थे, चित्तौड़ की बात की जाए तो रतन सिंह थे, देवगिरी की बात करें तो राजा राय रामचंद्र थे, होयसल की बात करें तो बीर बल्लाल थे उस समय। अगला है मदुरा, मदुरा के कौन थे, तो मदुरा के थे बीर पांडे। वारंगल की बात की जाए तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे उस समय। अब अगले में कह रहा है खिलजी कालीन जो युद्ध था वो कब हुआ था, उसके सेनापति कौन थे, इनको जान लेते हैं। तो देखिए रणथंभौर की जो विजय थी उस समय सेनापति थे उलूग खां नुसरत खां। मांडू की विजय जब हुई तो उस समय आइन उल मुल्क मुल्तानी जो थे वो सेनापति थे। अगला है जालौर की विजय, इस समय कामोलीद्दीन जो गुर्ग थे वो क्या थे, वो सेनापति थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने खिलजी और जो गुलाम वंश से संबंधित शासक दिए गए थे उनसे जो संबंधित क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद का जो तुगलक सैयद और लोधी वंश है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग पहले फिर दिल्ली सल्तनत की जो आर्ट एंड कल्चर है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग मुगल कालीन जो आर्ट एंड कल्चर है उन दोनों कल्चर को हम लोग साथ साथ कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।